अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉक स्टेशन पर, जो कि है हमारा वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट यानी वीपी शंट से रिलेटेड। इसमें मल्टीपल टॉक स्टेशन को हम इकट्ठा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये सारे स्टेशन आपके एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वीपी शंट होता क्या है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, वीपी शंट की टाइप्स क्या होती हैं, वीपी शंट कब डालना है, इसकी इंडिकेशंस क्या है, इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या है, किन कंडीशन में हम वीपी शंट नहीं करते। इसी तरह हम देखेंगे कि वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट को आपने टैप कैसे करना है, उसका सैंपल कैसे लेना है। हम डिस्कस करेंगे कि वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट का प्रेशर कैसे मेजर करना है। हम इसकी जो है फंक्शनिंग को चेक करेंगे, कैसे हमने देखना है कि शंट के अंदर ब्लॉकेज है या नहीं। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे कि शंट सीरीज क्या होती है और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि शंट की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। ये वीडियो जो है मुख्तलिफ जो टॉक स्टेशन है उसका एक मजमूआ है। तो सारे जो है ये क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं ये बेसिकली डिफरेंट टॉक स्टेशन है। एंड तक आपने ये वीडियो देखनी है। अगर आप पीडियाट्रिशियन हैं या पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इसको एक तरीके से देखें, इसकी प्लेलिस्ट में जाएं और अपने रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट को चूज़ करें, जो कि कोई टॉक से वीडियोस हो सकती हैं, जो रेडियोलॉजी हो सकती है, जो प्रोसीजर्स हो सकते हैं, जो कि शॉर्ट केसेस या लॉन्ग केसेस डिस्कशन या फिर क्लिनिकल मेथड्स की वीडियो हो सकती हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको जाके देखें। इसमें डिफरेंट सीजर्स की टाइप्स की वीडियो है, मूवमेंट डिसऑर्डर की वीडियोज़ हैं, गेट एग्जामिनेशन की वीडियोस हैं। इसी तरह पीडियाट्रिक स्पॉट डायग्नोसिस यानी बच्चों की क्लिनिकल फाइंडिंग्स के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल साबित होंगी। अब हम बात करें अपने वीपी शंट की। वीपी शंट बेसिकली है क्या? वीपी शंट बेसिकली एक ऐसा शंट है जो सीएसएफ को शंट करता है फ्रॉम द वेंट्रिकुलर सिस्टम टू द अदर प्लेस ऑफ बॉडी। दैट कैन बी पेरिटोनियल कैविटी, दैट कैन बी प्लूरल कैविटी, दैट कैन बी द एट्रियम। ठीक है। हमारे सीएसएफ सिस्टम जो वेंट्रिकल के अंदर पड़ा हुआ है वहां से सीएसएफ को पकड़ेगा और ये हमारे इन तीन स्पेसेस के अंदर ड्रेन करता है। इसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी है, प्लूरल कैविटी है या फिर एट्रियम है। ये एक शंट है जो शंट करता है। इसके पार्ट क्या होते हैं? शंट का सबसे पहले प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जो कि बर होल करेनियोटमी के जरिए वेंट्रिकुलर के अंदर पड़ा होता है। ये बाहर आता है और फिर उसके बाद इस प्रॉक्सिमल पार्ट को हम कनेक्ट करते हैं विद ए वेल्व। वेल्व जो है वो इस फ्लो को मॉनिटर करता है, जो फ्लो डिस्टली जाता है। उसके बाद एक डिस्टल पार्ट होता है जो वेल्व से कनेक्ट होता है और ये अपने ड्रेनिंग एरिया में जाता है, जो कि प्लूरल स्पेस हो सकती है, पेरिटोनियल स्पेस हो सकती है या फिर एट्रियम हो सकता है। इस तरह ये शंट कंप्लीट होता है। वेल्व से पहले शंट का एक पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं रेजरवायर। रेजरवायर बेसिकली एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा डायलेटेड या बल्ब लाइक एरिया होता है। इसके अंदर सीएसएफ कलेक्शन होती है। रेजरवायर का फंक्शन एक तो ये है कि वहां से आप सीएसएफ कलेक्ट सैंपल ले सकते हैं, उसको प्रिक करके आप, और दूसरा रेजरवायर को से आप सीएसएफ को जो है वो पंप कर सकते हैं, और तीसरा रेजरवायर से आप सीएसएफ की फंक्शनिंग को भी चेक कर सकते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली इस वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट्स के पार्ट्स हैं। सेकंड, इसकी टाइप्स क्या होती हैं? वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट की तीन टाइप्स होती हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो दैट इज वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट, कि आप वेंट्रिकल से हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट आएगा और डिस्टल पास पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पड़ा होता है। ये जो थ्रू आउट इसका पाथ होता है ये सबकुटेनियसली होता है और राइट ईयर के पीछे जाता है। राइट ईयर के पीछे से होता हुआ फिर ये हमारी नेक और फिर ये हमारी ये चेस्ट से होता हुआ एब्डोमेन के अंदर ड्रेन होता है, और वहाँ पे ये इसको जो है डिस्टल एंड इसका एंड होता है जहाँ पे सीएसएफ हमारा ड्रेन होता है। दूसरी टाइप होती है वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। वेंट्रिकुलर शंट में जो हमारा डिस्टल ड्रेनिंग पार्ट होता है वो प्लूरल स्पेस के अंदर पड़ा होता है और वहाँ पे सीएसएफ ड्रेन होता है। और थर्ड टाइप होती है वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट, जिसके अंदर हमारा जो डिस्टल या ड्रेनिंग पार्ट होता है वो राइट एट्रियम के अंदर होता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इसके इंडिकेशंस क्या है? तो डेफिनेटली वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट जो है हम इंडिकेट करते हैं जब किसी पेशेंट के अंदर हाइड्रोसेफलस हो, सीएसएफ प्रेशर ज्यादा हो और उसका जो काज हो वो ऐसा हो कि वो एक्यूटली ट्रीटेबल ना हो। मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट है जिसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस की काज है, जैसा कि कोई सिस्ट पड़ी है, वो ट्यूमर पड़ा है, तो उस सूरत में हम डेफिनेटली उस ट्यूमर को सर्जरी के जरिए रिमूव कर सकते हैं और उस पेशेंट का जो हाइड्रोसेफलस है वो ठीक हो जाएगा। उसमें हमें शंट शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर एक पेशेंट का ब्रेन ट्यूमर है लेकिन वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसका ऑपरेट नहीं पॉसिबल, तो उस सूरत में चूंकि उसको पेलिएशन दी जाएगी तो उसमें शंट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर पेशेंट है जिसको इंट्राक्रैनियल हैमरेज हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ, इसकी वजह से जो उसकी जो ड्रेनिंग पार्ट होता है हमारा वेंट्रिकल्स को हम एरेक्नाइड ग्रैनुलेशंस कहते हैं, अगर वहाँ पे मसला आया है, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो गई है, तो डेफिनेटली उसमें जो है सर्जरी के जरिए हम उसको ठीक नहीं कर सकते, तो उसमें वेंट्रिकुलर शंट ही हमारा ऑप्शन होता है। इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या है? तो कंट्रा इंडिकेशन में एक तो हमारा सीएनएस इन्फेक्शन है। अगर एक पेशेंट को
ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है या पायो मेनिंजाइटिस है, उसके साथ उसको हाइड्रोसेफलस हो गया है, लेकिन अभी तक उसका इन्फेक्शन क्लियर नहीं हुआ, उसका सेल काउंट नॉर्मल नहीं हुआ, तो उस सूरत में हम शंट नहीं करेंगे। सेकंड, सीएसएफ के अंदर प्रोटीन का रेज्ड होना। अगर प्रोटीन सीएसएफ के अंदर मोर देन 150 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है तो उस सूरत में भी वीपी शंट नहीं किया जाता। उसका रीजन ये है कि जब प्रोटीन ज्यादा होगी तो प्रोटीन बेसिकली सीएसएफ को, उसकी विस्कोसिटी को बढ़ाती है, तो चांसेस होते हैं कि सीएसएफ जो हमारा जो शंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। सो अगर प्रोटीन मोर देन 150 है या एक्टिव इन्फेक्शन है तो उस सूरत में हम शंट नहीं करते। यूजुअल जो साइट शंट की होती है वो वीपी शंट यानी वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट होता है, लेकिन अगर किसी कंडीशन की वजह से, मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट के अंदर एक्सटेंसिव एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, पेरिटोनाइटिस है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल स्कारिंग हो गई है स्पेस की, पेरिटोनियल स्पेस की, तो उस सूरत में फिर हम वेंट्रिकोप्लूरल या वेंट्रिकोएट्रियल शंट परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इसके जो है इसका वेंट्रिकुलर टैप कैसे करते हैं। सो वेंट्रिकुलर टैप की अगेन इंडिकेशंस क्या है, सबसे पहले हमने देखेंगे। सो इंडिकेशन में एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि एक डायग्नोस्टिक है, एक पेशेंट जिसके अंदर हाइड्रोसेफलस है और उस बच्चे का फोंटेनेला ओपन है तो हम उसको डायग्नोस्टिकली टैप कर सकते हैं। हम उसका अगर मेनिंजाइटिस या वेंट्रिकुलाइटिस को रूल आउट करना है तो हम टैप कर सकते हैं। सो सीरियस इन्फेक्शन यानी कि मेनिंजाइटिस, वेंट्रिकुलाइटिस, उस सूरत में हम उसके जो वेंट्रिकुलर शंट है वहां से हम सैंपल ले सकते हैं, उसको टैप कर सकते हैं, तो ये इजी मेथड होता है। सेकंड, अगर हम शंट का इन्फेक्शन सोच रहे हैं कि अगर शंट ब्लॉक या शंट का इन्फेक्शन सोच रहे हैं तो उस सूरत में भी हम जो वीपी शंट है उसको हम टैप कर सकते हैं। और थर्ड, हम सीएसएफ का प्रेशर मेजर करने के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टम में सीएसएफ का प्रेशर मेजर करने के लिए भी हम वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट को टैप कर सकते हैं। सो वीपी शंट टैप की 3 इंडिकेशंस हैं। नंबर 1, serious infection यानी meningitis, ventriculitis. Second is the shunt infection. Third is the CSF pressure measurement. So इन तीनों कंडीशन में हम शंट को टैप कर सकते हैं। इसके प्री रिक्विजिट क्या है, तो डेफिनेटली इससे पहले हम देखते हैं पेशेंट की कोगुलेशन प्रोफाइल, क्या कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। तो और सेकंड ये है कि हम देखते हैं कि शंट सीरीज एक्स करवा के, शंट की रेडियोलॉजी करवा के हम देखते हैं कि शंट हमारा नॉर्मल पोजीशन में है, क्या शंट डिसलॉज तो नहीं हुआ, मिसप्लेस तो नहीं हुआ। तो ये दो हमारी जो है इसकी जो है वो अबनॉर्मल प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपने कोगुलेशन पेशेंट की चेक करनी है, क्या वो नॉर्मल है या नॉर्मल है। दूसरा आपने देखना है शंट की प्लेसमेंट को, कि शंट की प्लेसमेंट ठीक है या नहीं, शंट डिसलॉज तो नहीं है, ब्रोकन तो नहीं है, या शंट का जो रेजरवायर या बल्ब का पोर्शन है वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस तो नहीं, क्योंकि आपने वहां से इसको टैप करना है। उसके बाद आपने इसका प्रोसीजर परफॉर्म करना है। देखते हैं आप कि हमने शंट को टैप कैसे करना है। देखें, सबसे पहले जो हमारा वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट होता है बेसिकली कम्युनिकेट करता है वेंट्रिकुलम को पेरिटोनियम के साथ। इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, वहां से बर होल कर नियोटियम के जरिए ये बाहर आता है और फिर सबकुटेनियसली होता हुआ ये मोस्टली राइट साइड पे जो है ईयर के पीछे से होता हुआ फिर हमारे जो है स्किन से नीचे से जाते जाते पेरिटोनियम जाता है और वहां से सीएस की ड्रेनेज होती है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पार्ट होता है उसके साथ एक डिवाइस कनेक्टेड होती है, इसको हम कहते हैं वैल्व। वैल्व इस सीएसएफ के फ्लो को वन वे में जाने देता है, रिवर्स नहीं आने देता। सो वैल्व होता है और वैल्व से पहले हमारा एक रिजर्वायर होता है जहाँ पे सीएसएफ थोड़ा सा जमा होता है। सो हमने ये सारी चीजें, ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपने लोकलाइज करनी है और उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर टैप की तरफ जाना है। डेफिनेटली किसी प्रोसीजर की तरफ जब आप वेंट्रिकुलर टैप करते हैं सबसे पहले आप उसकी इंडिकेशंस देखते हैं, कंट्रा इंडिकेशन देखते हैं, प्री रिक्विजिट देखते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि प्रोसीजर करना कैसे है। ये हमारा एक पेशेंट है जिसको हाइड्रोसेफलस की वजह से वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट इन प्लेस है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मोस्टली ये राइट साइड पे होता है, तो इस बच्चे के भी जो कान के राइट साइड पे अगर पीछे आपको देखें तो यहाँ आपको एक उभार या लाइन नजर आ रही है। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से इस एरिया से। सो यहाँ क्रीनोटमी की गई है और ये पीछे से होता हुआ यहाँ से फील होकर आपको जा रहा है। अब इसमें यहाँ पे आपको एक ज्यादा बड़ा एरिया नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसका वैल्व है और वैल्व से जस्ट ऊपर होता है इसका बल्ब। तो बल्ब वाली आपने जब इसको हमने टैप करना है तो हमने इसके रेजरवायर या वैल्व से ऊपर का जो पार्ट है वहां पे इसको टैप करना है। अब इसको टैप करने के लिए टैप कैसे करना है, तो टैप करने के लिए डेफिनेटली सबसे पहले पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन आपने बच्चे की इस तरह बनानी है कि उसका जो एरिया जहाँ पे वीपी शंट है वो ऊपर होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पेशेंट का जो राइट साइड है उसके ऊपर वीपी शंट प्लेस है तो राइट साइड उसकी ऊपर होगी। सेकंड, सिडेशन। तो जैसे अगर तो बड़ा बच्चा है जो समझदार है तो उसमें सिडेशन की जरूरत नहीं होती, जितना उसको जो लोकल एनेस्थीसिया स्टेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माइनली सी हमें स्किन को ही सिर्फ प्रिक करना होता है। लेकिन छोटे बच्चे जो कोऑपरेटिव नहीं होते तो आप या तो उनको पकड़ सकते हैं या फिर उनको सिडेट कर दें। तो हमारे बच्चे में डेफिनेटली छोटा बच्चा है तो हम इसको कोशिश करेंगे कि विदाउट सिडेशन या विदाउट लोकल एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। थर्ड, आपने लोकल उस एरिया की प्रिपरेशन करनी है, आपने वहां से पायोडीन से उस एरिया को साफ करना है, सेंटर से क्लीनिंग शुरू करनी है और सर्कुलर वे में जाते हुए उसको साफ करना है। फोर्थ,
इसके लिए आपने नीडल कौन सी यूज करनी है। तो इसके लिए आइडियल मेथड ये है कि आपने इसके लिए बटरफ्लाई नीडल यूज करनी है। तो जैसे हमारे पास एक बटरफ्लाई नीडल है, तो इसको आपने यूज करना है इसको। अब बटरफ्लाई नीडल को आपने इंसर्ट कैसे करना है। सो जो हमारा शंट होता है, जो वीपी शंट है, उसके अंदर आपने इसको, इस नीडल की जो टिप है, इसको आपने परपेंडिकुलर जाना है और उसके अंदर जस्ट प्लेस करना है। जैसे शंट के अंदर ये एंटर होती है नीडल, तो आपने उस टाइम आपने देखना है कि आपका सीएसएफ फ्लो स्टार्ट हो गया है कि नहीं हो गया। जैसे ही आपकी ये जो नीडल है वीपी शंट के रिजर्वायर के अंदर जाएगी, तो आपका सीएसएफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने इसको वर्टिकली जाना है उसके अंदर, उसको इंसर्ट करना है, सीएसएफ फ्लो स्टार्ट होगा, फिर आपने इसको जो है यहाँ इस पोर्शन से आपका आना शुरू हो जाएगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसके सैंपल्स ले लेने हैं। अगर सीएसएफ सैंपल नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आप नीडल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपने ये बल्ब के एरिया के अंदर जाके वहाँ पे इसको इंसर्ट करना है। सीएसएफ के सैंपल आपने अकॉर्डिंगली ले लेने हैं जितने आपको चाहिए होते हैं, चाहे आपने कंप्लीट एग्जामिनेशन के लिए लेना है या कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए लेना है। सीएसएफ सैंपल लेने के बाद आपने फौरन इस जगह पे वहाँ पे प्रेशर ड्रेसिंग करनी है और 2 मिनट तक उसको दबा के रखना है, और उसके बाद फिर आपने पेशेंट आपका फ्री है, आपका सैंपल पूरा हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप सीएसएफ इससे एक तो हम सीएसएफ सैंपल लिया हमने, दूसरा ये है कि हम इससे सीएसएफ प्रेशर मेजर भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अगेन मेथड वही है कि आपने नीडल इंसर्ट की उसके रिजर्वायर के अंदर, और आपने उसका ये जो पोर्शन हमारा है, जो प्रोक्सिमल पार्ट है, इसको आपने मैनोमीटर से अटैच करना है, सीएसएफ मैनोमीटर के साथ। आइडली तो मैनोमीटर है, लेकिन हमारे सर्कमस्टांसेस के अंदर हमें बस ये अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्यूबिंग यूज़ करते हैं जो आईवी ड्रिप सेट की है। तो हम इसको इस ट्यूबिंग के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको इंसर्ट कर देंगे और हम देखते हैं कि सीएसएफ हमारा कितना ऊपर राइज करता है। तो हम इसको मेजर करेंगे कि फ्रॉम द लेवल ऑफ रिजर्वायर जितना हमारी ऊपर इसकी लेंथ में ऊपर जाता है सीएसएफ, उसको हम मेजर कर लेंगे। तो जितने सेंटीमीटर ये होगा वो हमारा सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर होगा सीएसएफ का। तो इस तरह हम जो है अपना वेंट्रिकुलर शंट टैप के जरिए सीएसएफ प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। अगर ये 25 सेंटीमीटर वाटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब पेशेंट के अंदर रेज इंटरक्रैनियल प्रेशर है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वेंट्रिकुलर जो हमारा शंट है उससे एग्जामिनेशन किया है कि हम देखना है कि शंट पेटेंट है या नहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि शंट के अंदर एक वाल्व होता है जो कि वन वेव वाल्व होता है, जो सीएसएफ को जस्ट ब्रेन से पेरिटोनियम तरफ जाने देता है, वापस नहीं आने देता। सो उस वाल्व के जस्ट ऊपर एक रिजर्वायर पड़ा होता है जहाँ पे सीएसएफ जमा है। अब नॉर्मल क्या होता है कि जब हम इस वाल्व को पुश करेंगे तो सीएसएफ आगे चला जाएगा रिजर्वायर का, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि डिस्टल एरिया में कोई ब्लॉकेज नहीं है, और जब इसको हम अपने थंब को उठाएंगे तो दोबारा रीफिल हो जाएगा। इसका मतलब प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज भी नहीं है, क्योंकि रीफिल प्रॉक्सिमल से होएगा और जो एम्प्टी होना है वो डिस्टल का होना है। तो अगर आप किसी सीएसएफ वीपी शंट को एग्जामिन कर रहे हैं और जब आप उसके रिजर्वायर को पुश करते हैं तो वो पुश भी हो जाता है, और जब आप उसका प्रेशर हटाते हैं तो वो दोबारा रिकॉइल करता है। तो इसका मतलब वो डिस्टल भी पेटेंट है और प्रॉक्सिमल भी पेटेंट है। अगर हम इस पेशेंट में देखें तो ये एरिया मैंने बताया था जैसे आपका प्रोमिनेंट एरिया है, इसका डिस्टल पार्ट यहाँ पे इसका बल्ब है, इसका ये वाल्व है, और उससे ऊपर का पार्ट जो है ये इसका रिजर्वायर है। सो अगर इसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये आराम से प्रेस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये डिस्टली जो है ये पेटेंट है, और जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये दोबारा रिकॉइल करता है। इसका मतलब इसकी प्रॉक्सिमल भी पेटेंसी नॉर्मल है। सपोज अगर इसको मैं प्रेस करूँ और ये प्रेस मेरे से हो ही नहीं तो इसका मतलब है कि डिस्टल को ब्लॉकेज है, और अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ ये प्रेस तो हो जाता है, लेकिन जब छोड़ता हूँ तो ये रिकॉइल नहीं करता, तो इसका मतलब है ये प्रॉक्सिमल जो है इसका मसला है, ब्लॉकेज का है। वेंट्रिकुलर टैप लेते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसको सक नहीं करना, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप 5 cc या 10 cc की नीडल लेते हैं और उसको उसके अंदर डाल के सक करते हैं तो ये काम नहीं करना। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ये जो वेंट्रिकुलर शंट है इसकी जो डिस्टल जो प्रॉक्सिमल टिप है उसके अंदर पड़ी हुई है, तो जब आप सक करते हैं तो हो सकता है सक्शन के दौरान वो जो कोराइड प्लेक्सेस हमारी सीएसएफ के अंदर स्पेसेस के अंदर पड़ी होती हैं वो उसके अंदर सक हो जाएंगी, तो इससे शंट ब्लॉक भी हो सकता है। सो आपने सक नहीं करना, जस्ट उसके अंदर नीडल इंसर्ट करनी है और आराम से आपका सैंपल आ जाएगा। शंट टैप की कुछ हमारी जो है कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि जब आप शंट को टैप करते हैं और अगर शंट टैप करने वाला बंदा जो है वो प्रॉपर्ली क्वालिफाइड नहीं है तो वो बल्ब को या फिर शंट की ट्यूबिंग को इंजरी कर सकता है। तो उस सूरत में आपने कोशिश करनी है कि शंट का जो टैप है आपने उसके रिजर्वायर से करना है, आपने उसको फील करना है, पकड़ना है और वहां से ही टैप करना है। सेकंड, शंट टैप करते हुए डेफिनेटली आपने सक नहीं करना। अगर आप इसको सक करते हैं सिरिंज के साथ तो डेफिनेटली आपकी अरेक्नाइड जो सीएसएफ कोराइड प्लेक्सेस होती हैं वो सक होकर शंट के जो प्रॉक्सिमल एंड है वहाँ पे फंस सकती हैं। तो डेफिनेटली उस सूरत में आपका जो है वो शंट ब्लॉक हो सकता है। सो शंट की कॉम्प्लिकेशन के अंदर एक तो शंट की लीकेज है, शंट डैमेज है, या फिर हमारा जो है वो आर्ट्रोजेनिक ब्लॉकेज ऑफ शंट है। सो ये डिफरेंट कम्प्लीट और लोकलाइज इन्फेक्शन या हीमाटोमा हो सकता है। तो इस सूरत में आपने शंट को जो है शंट की ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपके माइंड के अंदर होने चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि शंट की जो है शंट सीरीज क्या होती है। बेसिकली शंट सीरीज बेसिकली ये सेट ऑफ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, जिससे हम देखते हैं कि हमारा शंट की प्लेस कैसी है, इसमें कोई डिसलॉजमेंट तो नहीं आई, ब्रेकेज तो नहीं आई, क्या शंट अपनी प्लेस से मिसप्लेस तो नहीं हो गया। तो उसके लिए हम 3 तरह के एक्सरे करते हैं। एक तो हमारा एक्सरे होता है स्कल का, एपीएन लेटरल व्यू, फिर हमारा एक्सरे होता है सर्वाइकल स्पाइन का, एपीएन लेटरल व्यू, और हमारा एक्सरे चेस्ट होता है फ्रंटल प्रोजेक्शन, और हमारा एक्सरे एब्डोमेन होता है फ्रंटल प्रोजेक्शन। जब हम सारे एक्सरे करते हैं तो हमें शंट का पूरा पाथ फ्रॉम द स्कल टू द एब्डोमेन पता चल जाता है। हम देख लेते हैं कि कहीं शंट किंक तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं हुआ है, या फिर शंट अपनी जगह से डिसलॉज तो नहीं हुआ। सो ये डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जब भी हमें पेशेंट हमारे सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट के अंदर शंट ब्लॉकेज का मसला आ रहा है या शंट पेशेंट का काम नहीं कर रहा, तो हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट की शंट सीरीज करवाई जाए। शंट सीरीज के अंदर उसके एक्सरे, स्कल प्लस सर्वाइकल स्पाइन, एपीएन लेटरल व्यू, एक्सरे चेस्ट एंड एक्सरे एब्डोमेन शामिल होता है। अब हम देखते हैं कि शंट की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। सो शंट की कॉम्प्लिकेशन के अंदर अगेन शंट जो है चूंकि एक फॉरेन मटेरियल है, तो शंट की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके अंदर मेनिंजाइटिस, वेंट्रिकुलाइटिस शामिल है। शंट कॉम्प्लिकेशन के अंदर शंट चूंकि मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, तो शंट ब्लॉक हो सकता है, शंट डिसलॉज हो सकता है अपनी पोजीशन से, शंट के अंदर किंक आ सकता है, शंट मुड़ सकता है, किंक हो सकता है, बेंड हो सकता है, शंट ब्रेक हो सकता है। सो ब्रेकेज से अगेन फिर शंट की जो है वो फ्लो में इफेक्ट आएगा। और कुछ कंडीशन के अंदर शंट ओवरफ्लो हो सकता है कि शंट का जो वाल्व है जब वो प्रॉपर काम नहीं करता तो सीएसएफ ओवरफ्लो कर जाएगा, तो उस सूरत में डेफिनेटली फिर कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। सो ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है शंट की जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। थैंक यू।